Hello friends, how are you? How is preparation going? So in this lecture, we are going to cover our risk management module a quick revision session. So risk management में मॉड्यूल से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका मैं आपको बुलेट पॉइंट के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। अगले 1 घंटे में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के मॉड्यूल को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के गो थ्रू हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि बैंक जो है हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत क्रूशियल है और हमारे पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करना, क्रेडिट का मेजर सोर्स होना, पीपल के द्वारा ट्रस्ट किया जाता है। ये नॉन फंडिंग फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है, राइट। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि कौन कौन फंक्शन बैंक परफॉर्म करती है। चैनल फंड फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट, एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएट करना, इनकम बढ़ाना, ये सभी बैंक के फंक्शन है। लैंडर सेवर की बात करें, जैसे आप देख सकते हैं हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन एंटिटी। बोरोवर स्पेंडर की बात करें तो हाउस होल्ड, ये सब ये लैंडर सेवर भी होते हैं, बोरोवर भी यही होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि बिना बैंक के बिना फंड फ्लो जो है सरप्लस और डेफिसिट यूनिट में बहुत कम होगा। कॉस्ट मॉनिटर करना, लिक्विडिटी कम होना, प्राइस रिस्क, ये सभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। अब देखिए एक फिशरमैन का एग्जांपल दिया हुआ है कि बताया जा रहा है कि करंट कंजम्पशन और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ को इलस्ट्रेट किया गया है। आप बुक में पढ़ेंगे तो फिशरमैन का एग्जांपल वहाँ दिया गया है। यहाँ पे कैपिटल, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक लिंक, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कैसे है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंपॉर्टेंस की, तो बिना बैंक के बिना सरप्लस और डेफिसिट यूनिट के बीच में फंड फ्लो बहुत कम होगा। बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों डिपोजिटर एट रिस्क एंड सेफ्टी नेट, मतलब क्या हुआ कि बैंक बॉर्रोवर को इवेल्युएट करती है, डिपोजिटर बैंक को इवेल्युएट नहीं करते हैं। तो डीआईसीजीसी का 5 लाख का कवरेज होगा, आपको पता होगा। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बैंक क्या करती है कि जो हमारे स्मॉल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं उसको लोन में ट्रांसफॉर्म करती है, जो कि लार्ज लॉन्ग टर्म होते हैं। बात करते हैं हम लोग रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब क्या करती है बैंक जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से और स्केल के माध्यम से। और जो हमारा इकोनॉमिक ऑफ स्केल है ये क्या करता है कि पर यूनिट ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करता है। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम किया। कैसे कम किया ट्रांजेक्शन कॉस्ट को? टेक्नोलॉजी और स्किल के माध्यम से। और इकोनॉमिक ऑफ स्केल ने क्या किया, पर यूनिट ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन का क्या बेनिफिट है। बैंक लिक्विड लो प्राइस प्रोडक्ट ऑफर करती है सेवर को, और ई लिक्विड हाई रिस्क प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती है, राइट। और यहाँ पे रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है कि हम डिपॉजिट को पुल करते हैं और मल्टीपल लोन देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है डिपॉजिट रिस्क शेयरिंग। तो डिपॉजिटर का स्मॉल स्टेक होता है बहुत सारे लोन में, जिससे इंडिविजुअल रिस्क कम हो जाता है। मेजोरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को लॉन्ग टर्म लोन से बैंक क्या करती है, मैच करती है। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क का मैनेजमेंट होता है डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग के माध्यम से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट विद बेटर क्वालिटी। क्या मतलब हुआ कि बैंक जो है प्रोडक्ट ऑफर करती है अच्छी लिक्विडिटी का, जैसे सेविंग अकाउंट, प्री मैच्योर फिक्स डिपॉजिट क्लोजर। एक और पॉइंट है रिस्क शेयरिंग का, तो बैंक डिपॉजिटर रिस्क को कम करती है। कैसे? यूजिंग डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। बार बार एक ही रिपीट किया जा रहा है, डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। फिर बात की जा रही है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है, एक पार्टी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है दूसरे पार्टी के कंपेरिजन में, इस कारण से मोरल हैजार्ड आता है, एडवर्स सिलेक्शन होता है। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है कि हाई रिस्क बोरोवर जो है ना वो लोन सीक करते हैं ज़्यादा, राइट। और मोरल हजार्ड क्या होता है कि बोरोवर क्या कर सकते हैं कि वो अनड्यू रिस्क ले सकते हैं लोन देने के बाद, राइट। तो ये भी है कारण। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यूज्ड कार मार्केट का, लेमन प्रॉब्लम बुक पढ़िएगा तो वहाँ दिया हुआ है कि जो गुड्स कार विड्रॉ किया गया मार्केट से, क्योंकि बायर के पास क्षमता नहीं थी कि वो क्वालिटी को डिस्टिंग्विश कर सके, इस कारण से मार्केट डोमिनेट हो गया पुअर क्वालिटी कार से। और एक मोरल हजार्ड भी दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बाद मोरल हजार्ड तब आता है जब हमारा एक्शन अनऑब्जर्वेबल हो, जैसे बोरोवर इंगेज हो जाते हैं रिस्की बिहेवियर में। ठीक है, इंश्योरेंस स्टडीज का बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अब बैंक का यूनिकनेस इस बात पे है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन ऐसे होता है कि बैंक क्या करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को लिंक करती है डिमांड और इकोनॉमिक कंडीशन से, इंटरेस्ट रेट के माध्यम से। दूसरा क्या है बैंक का यूनिकनेस कि क्रेडिट एलोकेशन। तो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर को फाइनेंस करेगी और क्रेडिट वर्दिनेस को सिग्नल करेगी मार्केट को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर मनी क्रिएशन, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आप जानते होंगे, इसके माध्यम से बैंक अपने मनी सप्लाई को एक्सपेंड करती है। फिर एक आता है पेमेंट सिस्टम, तो बैंक मनी फ्लो को फैसिलिटेट करती है हमारे इकोनॉमी में। मोरल हजार्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। मोरल हजार्ड क्या होता है कि हमारा जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता है ना ट्रांजेक्शन के बाद, उस कारण से मोरल हजार्ड आता है। तो बोरोवर रिस्की बिहेवियर में इंगेज हो जाते हैं मोरल हजार्ड के कारण,
जिस कारण से लोन डिफॉल्ट होने लगता है। तो बैंक का रूल क्या यहाँ पे ये है कि बैंक मोरल हजार्ड को मैनेज करे सुपेरियर रिस्क असेसमेंट के माध्यम से और मॉनिटरिंग के माध्यम से। बैंक का यूनिकनेस तो मैंने आपको बता ही दिया। अब एक बात आती है मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन चैनल, यानी मॉनिटरी पॉलिसी का कौन कौन सा ट्रांसमिशन चैनल है। पहला होता है क्वांटम चैनल। क्वांटम चैनल का क्या मीनिंग होता है? क्वांटम चैनल का मतलब ये है कि ये हमारी मनी सप्लाई और क्रेडिट से रिलेटेड होता है। दूसरा आता है इंटरेस्ट रेट चैनल, ये हमारे मनी सप्लाई और क्रेडिट से रिलेटेड होता है। फिर होता है हमारा एक्सचेंज रेट चैनल और एक होता है एसेट प्राइस चैनल। अब बात करते हैं क्रेडिट एलोकेशन का। तो बैंक क्या करती है कि मेजर होती है, सिंगल सोर्स होती है फाइनेंसिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्रिएशन ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसे मैंने अभी आपको बताया है, फिर से रिकॉल करने के लिए ध्यान दिया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन आप जानते ही होंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस है वो वनरेबल ग्रुप को मिल जाए, यही कहलाता है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। तो इसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है कि सेविंग बढ़ाता है, फाइनेंशियल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, एक्सप्लॉयटेशन को कम करता है। बैंक का क्या रोल है कि बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करती है, खासकर भारत में ज़्यादा प्रमोट करती है इसको, राइट। अब यदि हम बात करें डिजिटल बैंकिंग और इंक्लूसिव बैंकिंग की, तो एक पॉइंट आता है हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैंक क्या करती है कि नया सर्विस चैनल ऑफर करती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राइट। एक पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी का। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि डिजिटल बैंकिंग सर्विस एक्सेस प्रोवाइड करता है रिमोट एरियाज को। अब बात करें कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या हुआ कि डिजिटलाइजेशन हो गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का और बिजनेस मॉडल का। अब देखिए कुछ कुछ रिस्क होते हैं जिससे बैंक एक्सपोज होती है। क्या 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 रिस्क होते हैं? सबसे पहले आप देखिए बैंक का नेचर क्या है। जैसे कि बैंक एक कमर्शियल एंटिटी है, राइट। तो आपको पता होगा कि बैंक कुछ रिस्क तो जनरेट करती है और हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आप देखिए एक पॉइंट को समझिए कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट गेम किया है आज के समय में, क्योंकि प्रोडक्ट डाइवर्स है और एक्सटर्नल कनेक्शन के कारण। रिस्क होता क्या है? तो रिस्क ऑमनी प्रेजेंट है, राइट। रिस्क ऑमनी प्रेजेंट है और हमारे डेली लाइफ से इंटीग्रल है। और फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो फाइनेंशियल रिटर्न के बारे में जो हमारी अनसर्टेनिटी होती है, इसे ही हम लोग फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। और रिस्क क्वांटिफाइबल होता है, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क अनसर्टेनिटी में क्या अंतर होता है? तो रिस्क क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम आर नोन और इनफेरेबल, मतलब कि आपका जो आउटकम है इसका प्रोबेबिलिटी या तो आपको पता होगा या तो वो आप इन्फर कर सकते हैं। और अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम आर अननोन, मतलब आउटकम का क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें पता नहीं होता। यही अंतर होता है रिस्क और अनसर्टेनिटी में। एलिमेंट ऑफ रिस्क की बात करें तो पहला है मेजरेबिलिटी, ठीक है। मतलब रिस्क में हमको आउटकम का प्रोबेबिलिटी पता होता है या हम इन्फर कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी में हमको पता ही नहीं है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है आउटकम का। मेजरेबिलिटी है रिस्क, मतलब क्वांटिफाइबल होता है। फिर हम अनसर्टेनिटी से क्या अंतर होता है रिस्क का कि रिस्क के अंदर मेजरेबल प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी इज रिगार्डिंग मेजरेबिलिटी, यानी कि रिस्क क्वांटिफाइबल होगा और इसको हम पैरामीटर या वैल्यूज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी से क्या डिफरेंस है रिस्क का? तो रिस्क के अंदर हम लोग मेजरेबल प्रोबेबिलिटी को लेते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी के अंदर हमारा अननोन प्रोबेबिलिटी आता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब कि नोन आउटकम के लिए रिस्क होता है जिसका प्रोबेबिलिटी मेजरेबल है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ लाइवलीहुड एंड इम्पैक्ट। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट कंसर्न होता है कंसिक्वेंसेज ऑफ इवेंट का। तो रिस्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कंसिक्वेंसेज इन लॉस्ट मनी, राइट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसिक्वेंस इन लॉस्ट मनी। या कह सकते हैं रिस्क बराबर प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट। प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का मल्टीप्लिकेशन हमारा रिस्क होता है, ठीक है। सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट। फ्रेंड्स आप यदि बुक पढ़ने जाएंगे ना तो ये सभी चीजें आपको लंबे लंबे पैराग्राफ में मिलेंगे, जो कि टाइम टेकिंग भी है और ऑब्वियसली आपको कम समय में, यदि मैंने आपको पहले ही बताया यदि आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो आपको पिन पॉइंटेड कंटेंट को 2-3 बार पढ़ना है, राइट। तो आप ये इम्पॉसिबल है कि आप एक सप्ताह के अंदर पूरे की पूरे बुक को रिवाइज कर लें, इसीलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट के कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। हमारे कैप्सूल कोर्स में सभी मॉड्यूल्स के यूनिट वाइज एमसीक्यूज भी अवेलेबल है और मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन सेशन का पीडीएफ भी अवेलेबल है। चलिए उसके बाद दोस्तों बैंकिंग रिस्क की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इनहेरेंट रिस्क। पहला पॉइंट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी एंड ट्रांसमिशन चैनल। तो बैंक क्रूशियल रोल प्ले करती है इकोनॉमी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करे और इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करे। चलिए अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन कैसे होता है रिस्क का। तो रिस्क का डेफिनेशन क्या होता है कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव पे जो एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है उसे उसे हम लोग कहते हैं रिस्क, राइट। सो व्हाट इज द एडवर्स इंपैक्ट ऑन अ कॉर्पोरेट एंटिटी, दैट वी कॉल इट रिस्क। दूसरा पॉइंट है हमारा फंक्शन। इसमें एक पॉइंट है जो बताया जा रहा है कि फंक्शन है अटेनिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव।
फंक्शन क्या होता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे जो डेविएशन है उस कारण से रिजल्ट आता है, वही हमारा कॉन्सिक्वेंस होता है। बात करें हम लोग फाइनेंशियल रिस्क की, तो फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल रिटर्न के बारे में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है उसको हम लोग फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। तो जितना लाइक्लीहुड डेविएशन होगा उतना ही हायर रिस्क होगा। रिस्क का की एलिमेंट्स मैंने आपको अभी बताया, मेजरेबिलिटी होगा, और ये सब हमने रिपीट हो गया है। कंट्रोल रिस्क की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? सो इनएडिक्वेसी और फेलियर ऑफ कंट्रोल टू कंटेन बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क को कंट्रोल करने में हमारी फेलियर होना, हम इनएडिक्वेट हो रहे हैं, इसको कंट्रोल रिस्क कहते हैं। इसका कारण क्या है? पहला इनएडिक्वेसी, दूसरा कारण है फेलियर। जैसे मान लीजिए कि हमें बिजनेस प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो, या हमारा कॉम्प्लिसेंसीज हो या नेग्लिजेंस हो, जैसे पुअर क्रेडिट सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग लीडिंग टू हाई एनपीए। आपने क्रेडिट सेंसिंग गलत किया और मॉनिटरिंग भी सही से नहीं किया, इस कारण से एनपीए बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कंट्रोल रिस्क का। आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क को आइए कंपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क का मतलब कि जो हमारा डायरेक्ट लॉस हो रहा है, चाहे वो क्रेडिट हो, मार्केट हो, ऑपरेशनल हो या लिक्विडिटी हो। और नॉन फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ये होता है कि हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट हो, जैसे बिजनेस, स्ट्रेटेजिक, रेपुटेशन, लीगल, कॉम्प्लाइंस, कंट्रोल, टेक्नोलॉजी। तो ये सभी हमारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिस्क, दो तरह के रिस्क होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इंपैक्ट मेजरमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क का इंपैक्ट को हम लोग क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल रिस्क को हम लोग क्वालिटेटिवली एसेस करते हैं इंडिकेटिव पैरामीटर से, जैसे परफॉर्मेंस हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गया, एक्सेट्रा। बात करते हैं हम लोग इंटरकनेक्टेडनेस अमंग बैंकिंग रिस्क। तो सबसे पहली बात यह है कि रिस्क इंटरकनेक्टेड है। जैसे मार्केट रिस्क होगा तो कंपनी को अफेक्ट करेगा, जिससे क्रेडिट रिस्क आएगा। फॉरेक्स रेट एडवर्स होगा तो कस्टमर का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ाएगा। तो अप्रोच क्या होगा हमारा? होलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक। तो इनहेरेंट रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। कंट्रोल रिस्क के बारे में हमने बात की, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, इंटरकनेक्टेडनेस कैसे है। अब देखिए रिसेंट डेवलपमेंट जो कि रिस्क मैनेजमेंट से कनेक्टेड, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है 1970s के बाद क्या हुआ है कि जो ग्लोबल प्राइसेस अनसर्टेनिटी आया है, वोलेटिलिटी बढ़ गया है। आपको पता होगा ब्रेटन वुड के बाद क्या हुआ है कि कंट्री अपना एक्सचेंज रेट खुद सेट करते हैं, जिससे ग्लोबल करेंसी के स्टेबिलिटी पे प्रभाव पड़ा है। करेंसी रिस्क क्या होता है कि जो इंपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो लॉस फेस करते हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है, और इस कारण से करेंसी रिस्क आता है। इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन हो गया, इस कारण से इंटरेस्ट रेट वोलेटाइल हो गया है, जो कि बोरोइंग कॉस्ट और लैंडिंग रेट को अफेक्ट करता है। इफ यू टॉक अबाउट द कमोडिटी प्राइसेस, तो ऑयल प्राइस का जो शॉक आया है 1970 से लेकर, इसने सिग्निफिकेंट प्राइस रिस्क क्रिएट किया है प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट टूल्स की। तो देखिए हेजिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप करना ताकि आप फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कर सकें, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट टूल का पार्ट है। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए ब्रेटन वुड के बारे में हमने बात की। ब्रेटन वुड के बाद क्या हुआ है? डोमेस्टिक इकोनॉमी इंटीग्रेट हुआ है, कैपिटल फ्लो बढ़ा है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बेनिफिट क्या क्या हो सकता है? कैपिटल एक्सेस मिलता है, एक्सपर्टाइज मिलता है, टेक्नोलॉजी का रिस्क शेयरिंग होता है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्टेगियन का रिस्क भी बढ़ गया है। फाइनेंशियल कॉन्टेगियन पहली बार नोट किया गया था 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ, और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपको पता ही होगा, इसने सिस्टमिक रिस्क को हाईलाइट किया और वोलेटिलिटी को हाईलाइट किया, क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्टेगियन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। बात करें हम लोग इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट की, पहला पॉइंट आता है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मीनिंग हुआ कि हम यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन का इंट्रोड्यूस किया गया, फाइनेंशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया चिकागो में, ये हमारा इनोवेशन था। अब बात करते हैं मॉडर्न टेक्निक क्या है, तो वोलेटिलिटी बढ़ गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बढ़ गए, जिस कारण से एडवांस रिस्क मैनेजमेंट मेथड आया। अब नया क्या डेवलपमेंट आया है टेक्नोलॉजी में, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि IBM 360 सीरीज, यानी कि कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन हुआ है 1960 में डेटा प्रोसेसिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया है। अब नए डेवलपमेंट क्या हुए हैं, तो जैसे डेटा प्रोसेसिंग पावर, ये बहुत जरूरी होता है डेरिवेटिव के प्राइसिंग के लिए और रिस्क एस्टीमेट को डेवलप करने के लिए। IT सिस्टम, इसके माध्यम से हम लोग कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल डेटा की लार्ज क्वांटिटी को। बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या क्या है भारत में? सबसे पहले कि 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख सकते हैं। आपको पता होगा कि जो फिस्कल डेफिसिट था उसको 6% बढ़कर 8.4% हो गया था 1980s में, इस कारण से इन्फ्लेशन आ गया था, और CRR SLR को बढ़ा दिया गया ताकि कंट्रोल कर सके इन्फ्लेशन को। जिससे कि अब इन्फ्लेशन कब होता है? जब मार्केट में पैसा काफी ज्यादा, लिक्विडिटी काफी बढ़ जाए, तो कम करने के लिए CRR SLR को बढ़ा दिया गया। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी 1980s में काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिस कारण से हमें IMF से बोरो करना पड़ा। 1991 का क्राइसिस क्या हुआ? गल्फ वॉर के कारण आया, जिस कारण से सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, जिसको BOP बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। तो रिफॉर्म का एम ये था कि हम अपने इकोनॉमी को ओपन अप करें और फाइनेंशियल सेक्टर को ओपन अप करें, ठीक है, जिसको ग्लोबलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन इंडियन बैंकिंग।
पहला हम लोग बात करते हैं नरसिम्हन कमेटी। इसने एक्सेसिव सेंट्रल कंट्रोल को आइडेंटिफाई किया, अनप्रॉफिटेबिलिटी को देखा और लो कैपिटलाइजेशन को देखा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया, जिस कारण से हमारे बैंकिंग को इकोसिस्टम में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बेस्ड है हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म? सबसे पहला ये है कि एक प्रोडक्टिव फाइनेंशियल सेक्टर क्रिएट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक में, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, ऑपरेशनल और फंक्शनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन होता है, इसके माध्यम से हम प्राइस डिस्कवरी को इनेबल करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करता है। यदि हम रिफॉर्म्स के की एरियाज की बात करें, पहला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट कंट्रोल को डिसमेंटल करना, स्टैट्यूटरी प्रीएम्पशन को कम करना। दूसरा आता है कंपटीशन, नए बैंक का लाइसेंसिंग, फॉरेन बैंक पे रिस्ट्रिक्शन कम करना। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल साउंडनेस, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट को लाया गया, सुपरविजन स्ट्रॉन्ग किया गया। अब देख सकते हैं आप सीआरआर को कैसे घटाया गया था कि 15% सीआरआर घट के 2021 में 4.5% पे आ गया है, और एसएलआर 38.5% था 1992 में, जो कि हमारा 18% पे आ गया है। इससे क्या हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ा है बैंक के लिए। इफ यू टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, तो इंटरेस्ट रेट प्रीवियसली को यूज किया जाता था क्रॉस सब्सिडाइजेशन के लिए, और गवर्नमेंट ने डीरेगुलेशन लाया था 1994 में 2 लाख का, राइट। अब प्राइम लैंडिंग रेट की बात करें, पीएलआर क्या होता है कि बैंक को पीएलआर अनाउंस करना पड़ता था, इसके अंदर कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसीडर किया जाता था। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि लैंडिंग रेट का टोटल लिबरलाइजेशन हुआ ताकि हम कंपटीशन को बढ़ा सकें। आपको पता ही होगा लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, राइट। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन। अभी मैंने बताया कि ये 1992 में शुरू हुआ और 1997 तक फुली लिबरलाइज हो गया। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेट हो गया 2011 में। फिर इम्पैक्ट की बात करें तो कंपटीशन बढ़ा, रिस्क असेसमेंट बढ़ा और लोअर लैंडिंग रेट हुआ, स्प्रेड बढ़ा डिपॉजिट और लैंडिंग रेट के बीच में। फिर आता है हमारा एंट्री रेगुलेशन। पहला पॉइंट है 1991 से पहले क्या होता था कि एंट्री रेस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा था, कंपटीशन बहुत कम था। 1993 में जो गाइडलाइंस आया, इसमें कहा गया कि जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसके अंदर पेड अप कैपिटल हो, स्टॉक लिस्टिंग हो, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट हो, सबके सब इंक्लूड किया गया। और 1993 के बाद क्या हुआ दोस्तों कि कंपटीशन बढ़ गया नए प्राइवेट और फॉरेन बैंक में, जो कि मार्केट में इंटर कर रहे थे। ब्रांच लाइसेंसिंग, ऑटोनॉमी दिया गया बैंक को कि वो ओपन करे, ट्रांसफर करे, क्लोज करे ब्रांच को बिना आरबीआई के अप्रूवल का। प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करें तो सिस्टमिक क्राइसिस, तो सिस्टमिक क्राइसिस के बाद देखा गया कि बहुत जरूरी है सुपरविजन की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, तो नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंड किया कि हम प्रूडेंशियल और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग 1992 और 93 के गाइडलाइंस को। आरबीआई का ने रूल इशू किया इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग में। कैपिटल एडिक्वेसी को कहा गया कि कम से कम 9% को बढ़ा दिया, मिनिमम को बढ़ाकर 9% किया गया। एनपीए के बारे में बताया गया, इसको क्लासिफाई किया गया प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट के साथ। बेसल अकॉर्ड को अडॉप्ट किया गया अप्रैल 1992 में, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट लगाया गया। फिर बात करें हम लोग बैंकिंग सुपरविजन की, तो पहला पॉइंट है हमारा बीएफएस। बीएफएस क्या है? तो बीएफएस को एस्टैब्लिश किया गया ताकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंश्योर करें और ऑफ-साइट इंस्पेक्शन कंसर्न करें। कैमल फ्रेमवर्क क्या है कि यानी कि कैपिटल एसेट मैनेजमेंट अर्निंग लिक्विडिटी, फुल फॉर्म याद रखिएगा, कैपिटल एसेट मैनेजमेंट अर्निंग एंड लिक्विडिटी। ये एक मॉडल मतलब आपको इसे एसेस कर सकते हैं एक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। यदि हम नए ट्रेंड की बात करें कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में नया ट्रेंड क्या आया है, आइए देखते हैं। तो पहले कि इंश्योर कीजिए कि फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस हो, क्रेडिट का एक्सेस हो वनरेबल ग्रुप के लिए। दूसरा पॉइंट है कि रिसोर्स बेस को ब्रॉड बनाएं, फाइनेंशियल वेल्थ को प्रोटेक्ट करें, एक्सप्लॉइटेशन को हम लोग कम से कम करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। आरबीआई का क्या रोल है? आरबीआई एक बैंक लेड मॉडल को अडॉप्ट करती है, जिसका एग्जांपल के तौर पर आप बीएसबीडीए अकाउंट की बात करते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। प्रधानमंत्री जनधन योजना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव 2014 में लॉन्च किया गया। जाम जन आधार आधार मोबाइल, तो इसने बैंकिंग सर्विसेज को अंडर अनसर्विस्ड सेगमेंट में अनसर्व्ड सेगमेंट में एक्सपेंड किया। यदि हम बात करें बैंक की कंसोलिडेशन से, तो 1991 की रिफॉर्म के बाद कुछ नए बैंक आए और पब्लिक सेक्टर बैंक का डोमिनेशन कंटिन्यूस रहा। कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ी क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ाना था, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना था। तो आपको पता होगा कि 27 पब्लिक सेक्टर बैंक 2017 में थे, अब घटकर 2021 में मात्र 12 हो गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। फिर बात करते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, यानी इंडियन बैंक्रप्सी कोड की। ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को हैंडल करता है कॉम्प्रिहेंसिव लॉ के साथ। इंडिविजुअल, कंपनीज, एलएलपीज, पार्टनरशिप फर्म सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इफ यू टॉक अबाउट द रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन होता है। फिर 4376, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नंबर है, 4376 सीआईआरपी कमेंस हुए, 2653 क्लोज हो चुके हैं मार्च 2021 तक। रिस्क मैनेजमेंट गोइंग अहेड, तो सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन हुआ है रिस्क मैनेजमेंट में, क्योंकि नए रेगुलेशन लाए गए हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में। इसका एम है स्टेबिलिटी बढ़ाना और बैंकिंग सेक्टर में एफिशिएंसी बढ़ाना, राइट।
अब बात करते हैं कि रेगुलेटरी डेवलपमेंट और इम्पैक्ट कैसे हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है कि टॉलरेंस कम हुआ है बैंक फेलियर का, पॉलिसिंग इलीगल बिहेवियर का पॉलिसी टाइट किया गया है, ग्लोबल कंप्लायंस देखा गया है, इसी कारण से कैपिटल बढ़ा है, लिक्विडिटी बढ़ा है, लिवरेज रिक्वायरमेंट बढ़ी है, स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। फिर देखिए टाइटर सुपरवाइजरी ओवरसाइट की बात करें तो बैंक को ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे, प्रिंसिपल बेस्ड और कंप्लायंस को अडेयर करेंगे, ये सभी इसके कंप्लायंस हैं। फिर बात करें हम लोग टेक्नोलॉजिकल एंड कस्टमर ट्रेंड की, तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ गया है सभी एज ग्रुप के द्वारा, कंपटीशन मिला है फिनटेक के द्वारा। फिनटेक कंपनी जो है ट्रेडिशनल बैंक को डिसरप्ट कर रही है, खासकर ऑरिजिनेशन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में। बैंक को रिस्क मिटिगेट करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ताकि कस्टमर कॉन्फिडेंस को मेंटेन करे। बात करें ऑटोमेटेड इंस्टेंट डिसीजन की, तो रैपिड रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर रिक्वेस्ट का। फिर बात करें सेगमेंट ऑफ वन की, तो टेलर्ड बैंकिंग एक्सपीरियंस फॉर ईच इंडिविजुअल कस्टमर। लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट रिस्क एलिमेंट। तो क्रेडिट रिस्क एलिमेंट में सबसे पहला पॉइंट है डिफॉल्ट रिस्क, यानी कि बोरोवर का जो रिस्क है जो कि टाइम डेब्ट को समय पे नहीं पे कर पाते हैं, इसको डिफॉल्ट रिस्क बोलते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, लॉस होता है क्योंकि बोरोवर का फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है। ये इसका कारण क्या क्या है, पुअर मार्केट मैनेजमेंट, कंपटीशन, कभी कभी विलफुल डिफॉल्ट होता है डिस्पाइट एडिक्वेट इनकम, कभी कभी विलफुली भी लोग डिफॉल्ट करते हैं। माइग्रेशन रिस्क क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गया, जिससे क्रेडिट क्वालिटी डिटोरेशन दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा रिकवरी रिस्क आता है कि बोरोवर डिफॉल्ट कर रहा है, मतलब बोरोवर डिफॉल्ट करते जा रहा है, ठीक है, जैसे गारंटीज ले लिया गया, इकोनॉमिक कंडीशन, अनफॉर्चून इवेंट, यहाँ पे रिकवरी रिस्क दिक्कत हो जाता है, मतलब रिकवर नहीं कर पाते हैं पैसा। सेटलमेंट रिस्क क्या होता है, जब पेमेंट को साइमल्टेनियसली एक्सचेंज नहीं किया जाए, खासकर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नोटेबल होता है। फिर बात करें एक इसको 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 मिटिगेट कैसे करें, तो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, सेंट्रल काउंटर पार्टी क्लियरिंग हाउस, पेमेंट वर्सेस पेमेंट, ये सभी सेटलमेंट रिस्क को मिटिगेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। कंट्री रिस्क क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट से तो रिस्क राइज होता है कि कंट्री के पास असक्षम होते हैं, अनविलिंग होते हैं कि वो कमिटमेंट को मीट कर पाए। देखिए यदि हम सॉवरेन डिफॉल्ट डेटाबेस के हाईलाइट की बात करें तो 146 गवर्नमेंट जो है डिफॉल्ट कर चुकी है 1960 से लेकर, ठीक है, और बहुत सारा डिफॉल्ट 1980 में हुआ था जो कि यूएस डॉलर $450 बिलियन तक पहुंच चुका था, और नया डिफॉल्ट अर्जेंटीना, बिलाइज, इक्वाडोर, इन सभी की तरह किया जा रहा है। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, वैसा रिस्क जो कि काउंटर पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं फाइनल सेटलमेंट से पहले। इसमें कुछ टाइप्स की बात करें जैसे कि ओटीसी डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, एफएक्स फॉरवर्ड हो गया, सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो गया। सिक्योरिटी फाइनेंसिंग में रेपोस, रिवर्स रेपो, सिक्योरिटी बोरोइंग, लैंडिंग, ये सभी आता है। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्रेडिट रिस्क, देख सकते हैं क्रेडिट रिस्क यूनिलैटरल होता है, यानी एक ही पार्टी सारा रिस्क एज्यूम करेगा, जबकि काउंटर पार्टी रिस्क बायलैटरल होता है, यानी कि दोनों पार्टी रिस्क एज्यूम करते हैं। दैट्स द डिफरेंस। उसके बाद एक और पॉइंट है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अनसर्टेन होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मार्केट रिस्क, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट रिस्क क्या होता है कि हमारा जो मार्केट प्राइस का जो मूवमेंट हो रहा है उस कारण से जो हमारा रिस्क अराइज होता है, जो भी हमारा मार्केट प्राइस मूव कर रहा है उस कारण से जो लॉसेज आते हैं उसको हम लोग मार्केट रिस्क बोलते हैं। ये हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वैल्यू को अफेक्ट करेगा ड्यूरिंग लिक्विडेशन पीरियड। इफ यू टॉक अबाउट द असेसमेंट, तो असेसमेंट हमारे वोलेटिलिटी और मार्केट पैरामीटर पे बेस्ड होता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी, स्टॉक इंडिसेस, एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा। इफ यू टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब कि बैंक के कैपिटल का पे रिस्क होना, अर्निंग में रिस्क होना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो ये हमारे एसेट के लायबिलिटीज के, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के प्रेजेंट वैल्यू को अफेक्ट करेगा। इसका दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर, एक होता है बैंकिंग बुक एक्सपोजर। तो मान लीजिए कि हमारा फिक्स इनकम सिक्योरिटी में जो लॉस होने का रिस्क होता है क्योंकि रेट बदल रहा है, इसलिए आता है हमारा ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर में। और जब हमारे एसेट में, लायबिलिटीज में, इनकम में, एक्सपेंडिचर में जो लॉस होता है तो हमारे बैंकिंग बुक एक्सपोजर का पार्ट होता है। एक होता है हमारा गैप रिस्क या मिसमैच रिस्क, ये हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क का फॉर्म होता है कि देखिए जो हमारे बैंकिंग बुक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इसमें जो रेट्स होते हैं उसमें टाइमिंग डिफरेंस के कारण हमारा गैप या मिसमैच रिस्क आता है। एक होता है पैरेलल रिस्क, मतलब अलोंग द यील्ड कर्व कंसिस्टेंट चेंज हो, नॉन पैरेलल रिस्क यानी डिफरेंशियल चेंज हो बाय पीरियड। इफ यू टॉक अबाउट द रेट रिस्क इन बैंक, तो बैंक इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करती है मैच्योरिटी में टाइमिंग डिफरेंस के कारण, और एसेट का, लायबिलिटीज का या ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का रिप्राइसिंग के कारण। तो रिप्राइसिंग रिस्क क्या होता है कि मैच्योरिटी या रिप्राइसिंग डेट में यदि मिसमैच हो जाए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट का, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी का, ठीक है, या हमारा एनआईआई आप जानते हैं ना, नेट इंटरेस्ट इनकम, इस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा यदि लायबिलिटी का रिप्राइसिंग फास्टर होता है एज कम्पेयर टू एसेट। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी फास्टर रेट से रिप्राइज हो रही है एज कम्पेयर टू एसेट, तो हमारे एनआईआई पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है।
अब आता है हमारा बेसिक रिस्क। बेसिक रिस्क क्या होता है कि जो हमारा इम्परफेक्ट कोरिलेशन है रेट एडजस्टमेंट में, अलग अलग इंटरेस्ट रेट, अब मान लीजिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरेस्ट सेंसिटिव है और इनका रेट एडजस्टमेंट में इम्परफेक्ट कोरिलेशन है, तो हमारा बेसिक रिस्क आता है। तो जब एसेट और लायबिलिटी को प्राइस किया जाए अलग अलग बेस पे, अलग अलग बेंचमार्क पे, इस कारण से रेट चेंज अलग हो, एनआई पे इम्पैक्ट अलग हो, ये हमारा बेसिक रिस्क आता है। फिर एक आता है हमारा ऑप्शनैलिटी रिस्क। तो हमारे पास मान लीजिए एडवर्स प्राइस मूवमेंट है इंस्ट्रूमेंट में, इम्बेडेड ऑप्शन हो या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो, ये हमारा ऑप्शनैलिटी रिस्क आता है। तो ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन को जब एडवांटेजियस हो, इस कारण से एसिमेट्रिक परफॉर्मेंस होता है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग यील्ड कर्व रिस्क। तो मान लीजिए कि हमारा यील्ड कर्व में जो शेप, यील्ड कर्व का जो शेप होता है उसमें चेंज आने के कारण जो लॉस होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट में वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट मैच्योरिटीज, ये हमारे बैंक के आईआरआर को इंपैक्ट कर सकता है। तो की फाइनेंशियल रिस्क जो कि बैंक फेस करती है, वो सबसे पहला आता है हमारा इक्विटी प्राइस रिस्क। तो ये स्टॉक प्राइस की वोलेटिलिटी कारण ये रिस्क आता है। इसका दो पार्ट है, सिस्टमैटिक रिस्क यानी मार्केट वाइड रिस्क जो कि नॉन डाइवर्सिफाइबल है, एक आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क जो कि फर्म स्पेसिफिक रिस्क होता है, इसको डाइवर्सिफिकेशन से हम हटा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो मूवमेंट होता है उस कारण से जो रिस्क आता है उसको फॉरेन रिस्क बोलते हैं। कम्युनिटी प्राइस रिस्क, नाम से ही क्लियर है कि हमारे कम्युनिटी प्राइस में चेंजेस आने के कारण जो रिस्क आता है उसको कम्युनिटी रिस्क बोलते हैं। फिर आता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्यों होता है कि मान लीजिए हमारा प्रोसेस फेल हो गया, सिस्टम फेलियर आ गया, कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स आ गए, उस कारण से जो रिस्क आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। मॉडल रिस्क क्यों आता है, इनकरेक्ट या मिसयूज मॉडल आउटपुट के कारण। तो हमारे कुछ की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो कि बैंक फेस करते हैं वो क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला होता है ट्रांजिशन रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। क्या मतलब हुआ इसका, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिए कार्बन इमिशन कम करना है जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्पैक्ट करेगा, टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट करेगा, मार्केट सेंटीमेंट को इफेक्ट करेगा। तो इस सब के कारण हम एफर्ट लगाते हैं ना, तो इस कारण से ट्रांजिशन रिस्क आता है क्लाइमेट चेंज से। तो क्रेडिट रिस्क तब बढ़ता है यदि क्लाइमेट रिस्क जो है बोरोवर की क्षमता को इफेक्ट करता है कि वो लोन को रिपे कर पाए। फिर एक आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट रिस्क, ये बहुत ही क्रिटिकल है फाइनेंशियल सिस्टम के स्मूथ ऑपरेशन के लिए। तो क्रेडिट रिस्क का मतलब जानते ही हैं, लिक्विडिटी रिस्क भी आप जानते ही हैं, लीगल रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दीस आर फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में बिजनेस रिस्क आएगा, स्ट्रेटजी रिस्क आएगा। मान लीजिए कि हमने पुअर बिजनेस डिसीजन लिया, राइट, यानी या हमने पुअर बिजनेस को इंप्लीमेंट किया, ये सभी हमारे स्ट्रेटजिक रिस्क के पार्ट होते हैं, राइट। तो ये सब हमारे नॉन फाइनेंशियल रिस्क का पार्ट होता है। आगे बात करते हैं लेसन फ्रॉम क्राइसिस। तो क्राइसिस ने ये शो किया है कि हम साउंड मैनेजमेंट को यदि नेग्लेक्ट करेंगे इस कारण से सिग्निफिकेंट लॉसेस आएगा, इसलिए बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कुछ लिमिट्स एंड बाउंड्रीज रखे गए हैं, मतलब रिस्क लिमिट और बाउंड्रीज जिससे बैंक का रिस्क टेकिंग एक्टिविटी को गाइड किया जाता है। जैसे मार्केट रिस्क की बात करें तो वहाँ पे कैसा कैसा लिमिट है देखिए, जैसे कि ट्रेडिंग एंड पोजीशन लिमिट्स आ गया, क्रेडिट रिस्क के लिए इंडस्ट्री सेक्टरल और काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट आता है, ठीक है। तो बहुत सारे लिमिट्स डाले गए हैं ये चीज को समझने के लिए। आप देखिए कुछ इंडिपेंडेंट रिस्क है जैसे कि फाइनेंशियल हो गया, ग्रैनुलर रिस्क हो गया, सिलो बेस्ड रिस्क वीकनेस है, ईआरएम होता है। तो रिस्क कल्चर के फ्रेमवर्क की बात करें तो पहला है रिस्क कॉम्पिटेंस, ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप। अब एक केपीआई होता है, केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। पहला होता है रिस्क एपेटाइट मेजरमेंट, कॉमन रिस्क लैंग्वेज, रिस्क ओरिएंटेशन अंडरस्टैंडिंग, अकाउंटेबिलिटी इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की आर्किटेक्चर की यदि हम बात करें तो दोस्तों देखिए, एक हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच आएगा, कैप्चरिंग ऑल रिस्क, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट टूल, रिस्क मिटिगेशन एंड हेजिंग, ऑनगोइंग रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का एलिमेंट क्या क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलिसी प्रोसीड्यूर्स और लिमिट्स होते हैं, रिस्क मॉनिटरिंग होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसको हम लोग एमआईएस बोलते हैं वो होता है। फिर हमारा ऑडिट्स और रिव्यू का डॉक्यूमेंटेशन होगा, इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन होगा, एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, ये सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे। फिर कुछ रिस्क मेजरमेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होगा, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट होगा, ऑडिट फंक्शनल ड्यूटीज होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल है, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है मैनेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, गोल सेट करना, डायरेक्शन सेट करना, स्ट्रेटजीज कैपेबिलिटी। ये क्वालिफाइड होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये हमारे सीनियर मैनेजमेंट को ओवरसी करते हैं, मॉनिटर करते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे, रिस्क रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की बात करें तो ये सारे ओवरऑल रिस्क को इवैल्यूएट करेंगे। इंटरनल गवर्नेंस, कंट्रोल फ्रेमवर्क इनका काम है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टारगेट सेट करना, रिमनरेशन पॉलिसी देखना, रिस्क कल्चर देखना, ये सभी हमारे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का काम है। फिर हम लोग बात करें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, शॉर्ट में इसको हम लोग आरएमसीज बोलते हैं। आरएमसी क्या करती है, ये स्पेशलाइज्ड कमेटी होती है, क्रेडिट की अलग, मार्केट के अलग, ऑपरेशनल रिस्क के अलग। तो इनका कैपिटल और लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज देखना होता है, सिनेरियो को रिव्यू करेंगे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिस्क को एसेस करेंगे, ऑडिटर के रिकमेंडेशन पे फॉलो अप करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अलग अलग होती है, मैंने बोला ना आपको। फिर सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, रिपोर्टिंग सिस्टम भी अलग होता है, अप्रूवल होता है, एस्केलेशन मैकेनिज्म होता है, प्रोसीड्यूर्स होते हैं, ठीक है। लाइन फंक्शनलिटी की बात करें तो हमारा जो डे टू डे रिस्क मैनेजमेंट है वो पॉलिसी और प्रोसीड्यूर को इंप्लीमेंट करेगा,
ये अथॉरिटी लेवल और प्रोसीड्यूर के अंदर ऑपरेट होगा। ये कस्टमर और काउंटर पार्टी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करेगा, काउंटर पार्टी की एक्सपर्टाइज को एसेस करेगा। इंटरनल ऑडिट की बात करें तो सबसे पहले इनका काम ये होता है कि जो क्रिटिकल कंट्रोल सिस्टम है और जो रिस्क प्रोसेस है उसे रिव्यू करना, रिस्क और कंट्रोल मैकेनिज्म को एसेस करना। एक्सटर्नल रिव्यू में भी काम आता है, इंटरनल रिव्यू भी करता है, राइट। एक्सटर्नल रिव्यू में इंडिपेंडेंट एजेंसी जो कि रिस्क असेसमेंट को चैलेंज करेंगे, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट को मॉनिटर करना, डिजाइन करना, रिव्यू करना। यानी इंटरनल ऑडिटर जो है कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करते हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को रिव्यू करते हैं, रिस्क को इंटीग्रेट करते हैं प्लानिंग में और ऑडिटिंग में। इफ यू टॉक अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, तो हमारा जो फिलॉसफी वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि बैंक के रिस्क टेकिंग अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। पॉलिसीज तो यूनिक होते हैं लेकिन कुछ कॉमन ट्रेड शेयर करते हैं। पॉलिसी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारे कॉर्पोरेट गोल और विजन से अलाइन होगा, रिस्क एक्सेप्टेंस लेवल को डिफाइन करेगा, रिस्क मैनेजमेंट को प्रमोट करेगा अंडर द गवर्नेंस। इफ यू टॉक अबाउट द रिस्क एपेटाइट, देखिए लेवल एंड टाइप ऑफ रिस्क एन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ये होता है हमारा रिस्क एपेटाइट, यानी किस तरह का रिस्क, क्या लेवल ऑफ रिस्क एक इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट कर सकती है। रिस्क कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम रिस्क जो हमारे कैपिटल मैनेजमेंट रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट इन सभी के बेसिस पर होता है। फिर बात करें हम लोग इस्टेब्लिशमेंट एंड कम्युनिकेशन की, तो बोर्ड अप्रूव रिस्क एपेटाइट होगा, कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होगा, रेगुलेशन से कॉम्प्लाई करेंगे। की कंसिडरेशन में वैल्यू समझना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस समझना, कंट्रोल की रिगर को समझना, ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिस्क लिमिट की बात करें बेसिकली बाउंड्री सेट किया जाता है कि एज्यूम रिस्क से पोटेंशियल लॉस होने का। मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो बेस्ड ऑन पोटेंशियल लॉस ऑफ नेट अर्निंग एंड कैपिटल, परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एलोकेटेड टू डिफरेंट, यानी हमने कैपिटल के कितने कितने पार्ट को रिस्क एलोकेट किया। जैसे मान लीजिए कि ऑन फंड है 4 बिलियन, एग्रीगेटेड रिस्क लिमिट है 25% का, तो हमने क्रेडिट रिस्क को 650 मिलियन दिया, हमने 200 मिलियन दिया मार्केट रिस्क को, 100 मिलियन दिया ऑपरेशनल रिस्क को, 50 मिलियन दिया रेजिडुअल रिस्क को। तो एलोकेशन का जो बेसिस होता है वो हमारे पास डेटा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इन सभी से लिंक होता है। यदि हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो सिस्टमेटिक एफर्ट होता है जिसके द्वारा हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क को डॉक्यूमेंट करेंगे। हम सारे एक्टिविटीज से रिस्क को कैप्चर करेंगे, ट्रांजैक्शन से, लोकेशन से, यूनिट से, सभी जगह से रिस्क को कैप्चर करेंगे। हम रिस्क के अंडर एस्टिमेशन को अवॉइड करेंगे ताकि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म को मीट कर सकें। प्रोसेस की बात करें, अनवांटेड इवेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, अनडिजायरेबल आउटकम को आइडेंटिफाई कीजिए। अप्रोच क्या हो सकता है, चेकलिस्ट, जजमेंट, फ्लो चार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिस्टम एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्निक, ये सभी हमारे अप्रोचेज हैं। अब बात करें रिस्क आइडेंटिफिकेशन की तो हमारा सारे रिस्क का सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन होगा, अंडर एस्टिमेशन ऑफ रिस्क को हम लोग रोकेंगे। एसेंशियल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है ताकि बिजनेस को समझ पाए, एक्सपीरियंस से सीख पाए। अनवांटेड इवेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, आउटकम को आइडेंटिफाई कीजिए, ये जो आपको मैंने बताया ही। रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि आप रिस्क के एक्सपोजर को कम कर रहे हैं, इंसिडेंट के लाइक्लीहुड को कम कर रहे हैं। स्ट्रेटजीज की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में इनहेरेंट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। आप रिस्क के इम्पैक्ट को कम कीजिए यदि एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल है तो। फिर मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले अवॉइड कीजिए, फिर रिड्यूस कीजिए, फिर शेयर कीजिए, फिर रिटेन कीजिए। रिस्क अवॉइडेंस की बात करें तो अवॉइडेंस का मतलब कि बहुत इफेक्टिव होता है लेकिन इससे हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ले रहे हैं लाइक्लीहुड को रिड्यूस करने के लिए, राइट, तो ये रिस्क अवॉइडेंस का पार्ट हो गया। रिस्क रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं या लॉस के लाइक्लीहुड को कम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि प्री सैंक्शन हो गया, ड्यू डिलिजेंस। कॉस्ट इशूज, कंसीडर कॉस्ट इशू इन रिस्क रिडक्शन एफर्ट। रिस्क मिटिगेशन का मतलब कि आप रिस्क एक्सपोजर कम कर रहे हैं, इंसिडेंट के लाइक्लीहुड को कम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ही, अवॉइड, रिड्यूस, शेयर, रिटेन। एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है डेटा इंटीग्रिटी और एक्यूरेट रिस्क रीडिंग। रिस्क को पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर डिसीजन लेना, प्लान करना, कंट्रोल करना, ट्रांजेक्शन का प्रोसेसिंग देखना, डेटा मेंटेन करना, यही होता है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नाम ही रखा है इसका एमआईएस, राइट। फिर बात करें हम लोग इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की, ईआरएम बोलते हैं इसको, यानी बिजनेस कांस्टेंट रिस्क और चैलेंजेस फेस करती है, तो रीइन्वेंशन होना चाहिए ग्रोथ के लिए और स्टेक होल्डर के वैल्यू के लिए। तो ईआरएम रिस्क आइडेंटिफाई करता है जो कि हमारे स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करता है। ईआरएम एग्जिस्ट करता है ताकि हम वैल्यू प्रोवाइड कर सके स्टेक होल्डर को, अनसर्टेनिटीज को मैनेज कर सकें। ये हमारे रिस्क एपेटाइट और स्ट्रेटजी को अलाइन करेगा, रिस्क रिस्पॉन्स के डिसीजन को इन्हांस करेगा हमारा ईआरएम इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। जैसे प्रोसेस बाय बोर्ड, मैनेजमेंट, पर्सनल टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, यानी हम रिस्क को देखें, अपॉर्चुनिटीज को देखें, राइट। बोर्ड देखती है, मैनेजमेंट देखती है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव का रीजनेबल अचीवमेंट हो। इसके कंपोनेंट्स की बात करें ईआरएम की, सबसे पहला आता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव सेटिंग, फिर आता है इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को एसेस करना, रिस्क का रिस्पॉन्स देना, कंट्रोल करना एक्टिविटीज को, ये सभी एकदम स्टेप बाय स्टेप है। फिर इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग। तो ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी की बात करें तो पहला होगा स्ट्रेटजिक, यानी हाई लेवल गोल्स ऑफ सपोर्टिंग द मिशन ऑपरेशन,
फिर रिपोर्टिंग और कंप्लायंस। ईआरएम के इफेक्टिवनेस की बात करें, सबसे पहला का पॉइंट है इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया। तो 8 कंपोनेंट होना चाहिए, इफेक्टिवली फंक्शन होना चाहिए, कोई मटेरियल वीकनेस नहीं होना चाहिए। एश्योरेंस की बात करें तो इफेक्टिव ईआरएम 4 कैटेगरी में होगा, स्ट्रेटजिक, ऑपरेशन, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। ये आपको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा बोर्ड और को और मैनेजमेंट को। ईआरएम का लिमिटेशन क्या होता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ईआरएम? पहला लिमिटेशन है कि ह्यूमन जजमेंट, द फॉल्टी हो सकता है, कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन इसको कंसीडर करना होगा, ह्यूमन फेलियर तो एरर और मिस्टेक हो सकता है, कॉल्यूजन तो कंट्रोल को सरकमवेंट कर सकते हैं कॉल्यूजन के द्वारा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो ऑब्वियसली बात है ये गारंटेड तो हो नहीं सकता है। फिर बात करें हम लोग इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेशन की, तो इंटरनल कंट्रोल हमारे ईआरएम का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क का पार्ट होता है। यदि हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो सीईओ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ऑनरशिप एज्यूम करते हैं। मैनेजर हमारे रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी को सपोर्ट करेंगे, कंप्लायंस प्रमोट करेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे अपने स्पेयर में। कुछ हमारे रिस्क ऑफिसर होते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, इंटरनल ऑडिटर होते हैं, ठीक है। फिर हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो कि ओवरसाइट और आपको प्रोवाइड करेगा, रिस्क एपेटाइट से कंकर करेगा। फिर बात करें एक्सटर्नल पार्टीज की, तो ये हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ईआरएम के इफेक्टिवनेस के देखिए सीईओ, मैनेजर, की सपोर्ट पर्सनल और एक्सटर्नल पार्टी। ईआरएम के जर्नी की बात करें तो गाइडेंस प्रोवाइड करना, कंटिन्यूस प्रोसेस होना। एएलएम क्या होता है? एएलएम होता है हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। एएलएम क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें बैंक के एसेट और लायबिलिटी को हम मैनेज करें ताकि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। एएलएम के अंदर क्या करते हैं हम लोग? मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं और लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करते हैं। हम एसेट और लायबिलिटी को मैच करेंगे ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। पहला होता है अमाउंट मिसमैच, जैसे मान लीजिए कि हमने फंड कलेक्ट किया और हमने जो फंड दिया इसके बीच में अमाउंट मिसमैच हुआ। दूसरा होगा मैच्योरिटी मिसमैच, हमारा डिपॉजिट का जो मैच्योरिटी है वो शॉर्टर हो एज कम्पेयर टू लोन, तो ये हमारा कहलाता है मैच्योरिटी मिसमैच। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये हमारे नेटवर्थ को अफेक्ट करता है। लिक्विडिटी रिस्क, मतलब हम ये इंश्योर करें कि हमारे पास सफिशिएंट कैश हो ताकि अपने कमिटमेंट को मीट कर सकें। एएलएम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम एनआईआई को स्टेबलाइज करें। एनआईआई क्या होता है? नेट इंटरेस्ट इनकम, तो नेट इंटरेस्ट इनकम को स्टेबलाइज करना ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करें, राइट। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना यानी कि हम अलग अलग रेट सिनेरियो में अपनी अर्निंग के सेंसिटिविटी ऑफ अर्निंग अंडर डिफरेंट सिनेरियो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ट्रेंड, यानी कि हम एडवर्स इम्पैक्ट ऑन अर्निंग को कम करें। फिर लास्ट है हमारा मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू, यानी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें मिले। तो ये सभी हमारे इवेंट, फिर से रिकॉल कर लीजिए। एनआई को स्टेबलाइज करना, इंटरेस्ट रेट्स रिस्क को मॉनिटर करना, फिर इकोनॉमिक ट्रेंड को देखना कि हमारा एडवर्स इम्पैक्ट जो अर्निंग पे पड़ रहा है वो हमें ऑब्जर्व करना है। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि बेसिकली हम एसेट और लायबिलिटी मैच्योरिटी के बीच में रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। फिर हम लिक्विडिटी को मॉनिटर करते हैं, राइट। फिर आता है हमारा लिक्विडिटी मॉनिटर में पोजीशन मैनेजमेंट एक्टिविटी, ये सभी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल बिजनेस प्लानिंग, यानी हम रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस इंश्योर करें, कैपिटल लेवल मेंटेन करें। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट रिस्क मैनेजमेंट। तो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम परचेज करें, सेल करें, एक्सचेंज करें और मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन्वेस्टमेंट। कंप्लायंस की बात करें कि हमारा एएलएम पॉलिसी रेगुलेशन को एडहेयर करें, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन और क्रेडिट रिस्क दोनों आता है। फिर देखिए एएलएम का प्रोसेस क्या होता है, पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, इनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट की, राइट। एएलएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आल्को होता है। आल्को क्या होता है? एसेट लायबिलिटी कमिटी होता है। ये एक सीनियर मैनेजमेंट होते हैं जिसके अंदर सीईओ आते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लिमिट को अडेयर करें। फिर एएलएम का सपोर्ट ग्रुप होता है, इसके अंदर ऑपरेशनल स्टाफ होते हैं जो कि एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं रिस्क प्रोफाइल को, राइट। तो ये सभी है हमारे। यदि हम बात करें आल्को की, फिर टॉक अबाउट द आल्को। आल्को क्या होता है? एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी को हम लोग आल्को बोलते हैं। इसके मेंबर सीईओ हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंबर्स के बारे में बताया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीईओ है हमारे, उसके बाद सीएमडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सीएफओ, सीआरओ, जीएम क्रेडिट, जीएम रिटेल बैंकिंग, जीएम ट्रेजरी, राइट। उसके बाद हमारा ये जीएम मार्केटिंग, ये सभी के सभी हमारे आल्को के मेंबर्स कहे जाते हैं, राइट। उसके बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी, कम से कम महीने में एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पर्पस क्या रहता है कि हम बैलेंस शीट को आइडेंटिफाई करें, मैनेज करें और कंट्रोल करें बैलेंस शीट के रिस्क और कैपिटल मैनेजमेंट, ये इनका मेन पर्पस होता है, राइट। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट का क्या है कि लिमिट सेट करना, दे सेट द लिमिट, मॉनिटर एक्सपोजर एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल, यानी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। ये सब इनका काम है। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग, इससे समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर प्राइसिंग। देखिए क्या होता है कि ये इंटरनल फंड प्राइसिंग रेजिम को अप्रूव करते हैं, एफटीपी पॉलिसी को साइन ऑफ करेंगे, एफटीपी इंप्लीमेंटेशन टू ट्रेजरी को डेलीगेट करेंगे, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स हैं।
आप दूसरे रूल क्या देखते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना, फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना, बैलेंस शीट को मैनेज करना। इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें तो हमारे इनकम, कैपिटल सभी को अफेक्ट करेगा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ये हमारी अर्निंग को थ्रेटन कर सकता है, कैपिटल बेस को थ्रेटन कर सकता है। इफ यू टॉक अबाउट IRRBB इफेक्ट, ठीक है, तो ये हमारे अर्निंग और इकोनॉमिक वैल्यू को अफेक्ट करता है। जैसे अर्निंग इफेक्ट की बात करें तो एनआई को अफेक्ट करेगा, इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो हमारे जो कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है उसको अफेक्ट करेगा। तो आरबीआई इंटरनल रेट रिटर्न होता है बैंकिंग बोर्ड। तो आरबीआई का क्या गाइडलाइन है, आरबीआई गाइडलाइन है कि गवर्नेंस, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट गाइडलाइन। इफ यू टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट, ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्वार्टरली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है मार्च जून 2023 से। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का इंटीग्रल पार्ट है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके अंदर सेंट्रल रोल प्ले करते हैं हमारे बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट, राइट, ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमारा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आईआरआर के लेवल को समझें, नेचर को समझें। इफ़ यू टॉक अबाउट द बोर्ड अप्रूवल, तो बिजनेस स्ट्रेटजीज को अप्रूव करना, सिग्निफिकेंट पॉलिसीज को अप्रूव करना, इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, रिस्क एपेटाइट को देखना, ये सभी बोर्ड का अप्रूवल है। फिर रिव्यू परफॉर्मेंस रिव्यू करना, कॉम्प्लायंस देखना, आईआरआर का प्रोफाइल देखना, आल्को की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बैलेंस शीट देखना, इंटरेस्ट रेट रिस्क देखना, रिलेवेंट आईआरआर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को। इफ यू टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क पॉलिसी, ये हमारे बोर्ड के स्ट्रेटजी से, रिस्क एपेटाइट से अलाइन होगा, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेगा, इस्टेब्लिश करेगा मेजरमेंट स्टैंडर्ड को। आईआरआरबी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया कि हमारे मैच्योरिटी से राइज होते हैं, मैच्योरिटी रेट मिसमैच जो होता है एसेट लायबिलिटी में, वहां से आईआरआरबी आता है। फिर बात करें हम लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क की, तो देखिए शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि 1 साल का लोन है 7% पे, वो घट के 5% हो गया। 5 साल का डिपॉजिट था 4% पे, ठीक है, वो वैसा ही रहा, तो लोन का रेट घट गया ना, 5% हो गया ना, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ कि हमारा एसेट शॉर्ट टर्म हो गया, लायबिलिटी वही का वही है, तो स्प्रेड हमारा 3 से 1% घट गया। ये होता है रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। यील्ड कर्व रिस्क क्या होता है, यील्ड कर्व रिस्क तब होता है जब हमारा इंटरेस्ट रेट वैरी करे अक्रॉस मैच्योरिटी, जो हमारी इनकम इकोनॉमिक वैल्यू को अफेक्ट करे। जैसे मान लीजिए 10 साल का लोन है और 1 साल का डिपॉजिट है, तो इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड जो है 5% से 2% घट गया। स्प्रेड समझते हैं ना, जो हमारा ये हमारा जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट है और जो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्प्रेड। तो यील्ड कर्व रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन अक्रॉस मैच्योरिटी, राइट। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है कि शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यील्ड कर्व का टाइप बोले तो नॉर्मल यदि रहा तो अपवर्ड स्लोप रहेगा, ये हमारा एवरेज यील्ड देगा। स्टीप बात करें, स्टीप समझते हैं ना, तो हमारा शॉर्ट टर्म रेट होगा, हाई लॉन्ग टर्म रेट होगा। इन्वर्टेड की बात करें, यदि हमारा इन्वर्टेड यील्ड कर्व है तो यहाँ पे हाई शॉर्ट टर्म रेट होगा, लो लॉन्ग टर्म रेट होगा। हाउंड होगा तो हाई मीडियम टर्म यील्ड, लो शॉर्ट यंग टर्म यील्ड। ये यील्ड कर्व का नेचर से हम पता कर सकते हैं कि हमारा शॉर्ट टर्म रेट कैसा है और लॉन्ग टर्म रेट कैसा है। यदि यील्ड कर्व की प्रेडिक्शन की बात करें तो नॉर्मल वाला हमारा स्टेडी एक्सपेंशन होगा, स्टीप में राइजिंग इन्फ्लेशन होगा, इन्वर्टेड में पोटेंशियल रिसेशन आएगा, फ्लैट में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आएगी और हाउंड में एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी आएगी। यील्ड कर्व का इफेक्ट क्या होता है, जैसे शॉर्ट एंड है तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आरबीआई पॉलिसी रेट एक्सपेक्टेशन। लॉन्ग एंड है इन्फ्लेशन आउटलुक, इन्वेस्टर डिमांड, ट्रेडिंग एक्टिविटी। बेसिक रिस्क के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे मान लीजिए कि जो रेट एडजस्टमेंट है उसमें जो इम्परफेक्ट कोरिलेशन आता है, ठीक है, तो उस कारण से बेसिक रिस्क होता है। ये तब होता है जब मार्केट रेट जो है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जिसको हम लोग यूज करके एसेट और लायबिलिटी को प्राइस करते हैं, मतलब इनका जो मार्केट रेट है वो अलग समय में चेंज हो, अलग अलग अमाउंट से। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1 ईयर MCLR लोन है, फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, यहाँ 3.5% यहाँ 4.5% है। 1 साल का जो माइवार्ड डिपॉजिट है यहाँ 1.5% है, यहाँ 3.5% है, तो स्प्रेड कितना हुआ, दोनों को माइनस कर दिया, 2% का हुआ, यहाँ भी कितना हुआ, 1% का हुआ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रिस्क एग्जांपल है। इस कारण से अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा हमारे कैश फ्लो में। ऑप्शनैलिटी रिस्क की बात करें, ऑप्शनैलिटी रिस्क तब होता है जब हमारा प्राइस मूवमेंट एडवर्स हो, वैसे इंस्ट्रूमेंट जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट के चेंज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इसमें एडवर्स प्राइस मूवमेंट हो। जैसे मान लीजिए कि लोन का रेट 2% से घट गया दूसरे साल में और कस्टमर जो है रिफाइनेंस करेंगे नए लोन रेट में, जिससे क्या होगा, बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। 5 साल का लोन है, पहले था 7% पे और एक है 5% पे। 3 साल का डिपॉजिट है 4% पे था, अब ये हमारा ये तो 4% ही रहा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखिए पहले 7% था, घट के 5% हो गया, लोन रेट 2% घट गया ना, तो बैंक का जो स्प्रेड था वो घट गया। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर यदि करना है तो बैंक 2 मॉडल को यूज करती है। कौन कौन सा मॉडल आइए देखते हैं। पहला होता है गैप और अर्निंग एसेट सेंसिटिविटी, ये बताता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज जो है अफेक्ट करता है हमारे एनआईआई को और नेट इनकम को। और दूसरा होता है हमारा ड्यूरेशन गैप और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये फोकस करता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज जो है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट को अफेक्ट करता है। इफ यू टॉक अबाउट द एनआईआई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो पहला होता है अनएक्सपेक्टेड चेंज इन इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है चेंज इन द एसेट लायबिलिटी मिक्स,
तो जैसे हम बात करें रेट का इफेक्ट, रेट इफेक्ट क्या होता है एनआईआई पे, तो पहला होता है जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है 10 करोड़ के फिक्स रेट लोन को फंड कर रही है विथ 1 ईयर 10 करोड़ फिक्स डिपॉजिट। इनिशियली स्प्रेड 3% का आप देख सकते हैं, लेकिन एक साल के बाद यदि डिपॉजिट रेट बढ़कर हो गया 4.5% और स्प्रेड घट के हो गया 2.5%। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है। इफ यू टॉक अबाउट द टीजीए, टीजीए क्या होता है, ट्रेडिशनल गैप एनालिसिस। तो गैप एनालिसिस एक मेथड होता है जो कि बैंक यूज करती है ताकि इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करे और मैनेज करे आरएसए को आरएसएल से कंपेयर करके। एम ये होता है कि हम एनआई को मेजर करें शॉर्ट रन में। तो इसमें की कंसेप्ट की बात करें तो पहला की कंसेप्ट है रिप्राइजिंग रिस्क। ये तब होता है जब एसेट और लायबिलिटी को रिप्राइज किया जाएगा अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट से। कुछ हमारे रेट सेंसिटिव एसेट होते हैं, वैसे एसेट जो मैच्योर हो रहे हैं या उनको रिप्राइज किया जाएगा एक डेफिनेट पीरियड में। एक होता है रेट सेंसिटिव लायबिलिटी, लायबिलिटी जो मैच्योर हो रहे हैं या वो रिप्राइज किया जाएगा विद इन सेलेक्टेड टाइम पीरियड। गैप क्या होता है, हमारे आरएसए और आरएसएल के बीच का डिफरेंस होता है, उसको गैप बोलते हैं। गैप रेशियो क्या होता है, आरएसए और आरएसएल का रेशियो को गैप रेशियो बोलते हैं। एनआईएम क्या होता है, एनआईएम होता है नेट इंटरेस्ट इनकम को आप टोटल अर्निंग एसेट से डिवाइड कर दिए तो एनआईएम आ जाएगा, समझे। तो नेट इंटरेस्ट इनकम एनआई को आप डिवाइड कर दीजिए आपके अर्निंग एसेट से तो आपका एनआईएम आ जाएगा, समझ में। फिर दोस्तों स्प्रेड क्या होता है, इंटरेस्ट जो हमें अर्निंग एसेट पे मिल रहा है और जो हमारे इंटरेस्ट बेरिंग फंड पे जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एनआईएम स्प्रेड बोलते हैं। अर्निंग पर्सपेक्टिव का फोकस होता है शॉर्ट टर्म रिस्क पे, ठीक है, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव का फोकस होता है कि सेंसिटिविटी कितना है अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ बैंक पोजीशन टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यानी कि बैंक का जो पोजीशन है वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से। इफ यू टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड रिप्राइसिंग, तो एसेट और लायबिलिटी को हम लोग अलग अलग टाइम इंटरवल में डालते हैं या अलग अलग बकेट में डालते हैं उनके रेजिडुअल मैच्योरिटी के बेसिस पे या नेक्स्ट रिप्राइजिंग पीरियड के बेसिस पे, जो भी अर्लियर हो, चाहे उनका रेजिडुअल मैच्योरिटी अर्लियर हो या उनका नेक्स्ट रिप्राइजिंग पीरियड अर्लियर हो, उसके बेसिस पे हम लोग उसको इंटरवल या टाइम इंटरवल या बकेट में डालते हैं। एक एसेट और लायबिलिटी को रेट सेंसिटिव तब माना जाएगा यदि इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल करेगा। पहला मैच्योरिटी, तो प्रिंसिपल अमाउंट है विद इन टाइम इंटरवल मैच्योर हो जाए। दूसरा एंट्री का प्रिंसिपल पेमेंट, ठीक है। तीसरा आता है कॉन्ट्रैक्चुअल चेंज इन रेट। जैसे हम मैच्योरिटी की बात करें, मान लीजिए कोई एसेट है या कोई लायबिलिटी है वो विद इन 90 डेज टाइम इंटरवल मैच्योर हो जाए तो वो रेट सेंसिटिव माना जाएगा उस इंटरवल के लिए। फिर इंटरिम पेमेंट की बात करें तो एक लोन जिसका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 5 लाख का, वो 5 लाख को रेट सेंसिटिव मानते हैं विद इन 90 डेज। कॉन्ट्रैक्चुअल चेंज की बात करें तो एक डिपॉजिट जो हमारे माइवॉट से लिंक है जिसको अब हम 90 दिन में रिसेट करते हैं वो रेट सेंसिटिव होता है विद इन 1 to 90 डेज। बेस रेट चेंज की बात करें, एक लोन जो कि एमसीएलआर से टाइड है रिसेट मंथली, वो रेट सेंसिटिव होता है विद इन 0 to 30 डेज। इफ यू टॉक अबाउट द गैप एनालिसिस, गैप एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हम एक गैप रिपोर्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम इंटरेस्ट रेट रिस्क के अमाउंट को मेजर कर सकें बाय कंपेयरिंग आरएसए विद आरएसएल। पॉजिटिव गैप कब होगा, जब हमारा एसेट लायबिलिटी से ज़्यादा होगा और ये रिप्राइजिंग से सब्जेक्टिव होता है, यानी आरएसए जो है वो आरएसएल से ज़्यादा होता है तो हमारा पॉजिटिव गैप होता है। नेगेटिव गैप कब होता है कि ज़्यादा लायबिलिटीज है एज कम्पेयर टू एसेट, ये रिप्राइजिंग से रिलेटेड है, यानी इस केस में क्या होगा कि आरएसए अपॉन आरएसएल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये हमारा गैप एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो हम गैप रिपोर्ट क्रिएट करते हैं जिसके माध्यम से हम इंटरेस्ट रेट को मेजर कर सकें, ठीक है, आरएसए को आरएसएल से कंपेयर करके। अब बात करें हम लोग न्यूट्रल गैप की, तो इक्वल अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी होता है तो हमारा न्यूट्रल गैप कहलाता है। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, गैप का फॉर्मूला होता है आरएसए माइनस आरएसएल, गैप रेशियो का फॉर्मूला होता है आरएसए अपॉन आरएसएल। एनआईएम यदि निकालना है तो एनआईआई को डिवाइड कर दीजिए टोटल अर्निंग एसेट से और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ट्रेडिशनल गैप एनालिसिस हम बैंक को हेल्प करता है समझने में कि उनका एक्सपोजर कितना है इंटरेस्ट रेट रिस्क से, और स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं ताकि उसको मैनेज करें, ताकि एसेट और लायबिलिटी के सेंसिटिविटी को एनालाइज कर सके इंटरेस्ट रेट चेंज होने से, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ट्रेडिशनल गैप एनालिसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट का चेंज एनआईआई पे क्या फर्क पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट चेंज सिग्निफिकेंटली बैंक के एनआईआई को अफेक्ट करता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एबीसी बैंक है, इसका माइवॉर रेट डिपॉजिट रिलेटेड डिपॉजिट है 800 करोड़ का, इंटरेस्ट कॉस्ट है 5%, ठीक है। एक तरफ लायबिलिटीज है एक तरफ एसेट है। दूसरा फिक्स रेट डिपॉजिट 400 करोड़ का है, इंटरेस्ट कॉस्ट 5% है, नॉन पेइंग लायबिलिटीज 50 करोड़ का है, राइट। अब यदि हम बात करें एसेट की तो एमसीएलआर रेट एडवांस दिया गया है 700 करोड़ का, 7.5% का रेट है। फिक्स रेट लोन दिया गया है 600 करोड़ का, 7% रेट है। नॉन अर्निंग एसेट हमारा इनका 200 करोड़ का जो कि अर्न नहीं कर रहा है। फिर देखिए इक्विटी में इनका लायबिलिटीज का पार्ट होगा 250 का, टोटल आप जोड़ लीजिए सबको तो यहाँ पे 1500 आएगा, इधर भी जोड़ लीजिए तो 1500 आएगा, मतलब बैलेंस शीट है ये आपका। तो आपका यदि हम बात करें इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन की, तो इनका इंटरेस्ट इनकम कितना हो जाएगा। तो एमसीएलआर एडवांस की बात करें तो देखिए यहाँ देखिए 750 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.5% से तो मिलेगा 52.75, ठीक है। और 52.75 मिलेगा, ठीक है। और यदि हम फिक्स रेट लोन की बात करें तो फिक्स रेट लोन इनका 600 है करोड़ और यील्ड है उसका 7%, तो 600 का 7% निकालिएगा तो आपको मिलेगा 0.7 42.6,
और फिर 0.07 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 मिलेगा। तो इनका इंटरेस्ट इनकम कितना हो गया, इसका इंटरेस्ट इनकम दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा लगभग 94.5। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की बात करें तो 800 को 5% से गुना कीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसका भी 0.05 लीजिए, देन 2 बार लेना है तो 40 हो जाएगा। उसी तरह फिक्स्ड डिपॉजिट का निकालिए, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इतना हो गया यानी कि 60 करोड़ का हो गया, और इंटरेस्ट इनकम इनका 94.5 करोड़ है। तो एनआईआई कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया यानी कि 34.5 करोड़ हो गया। एनआईएम कितना हो गया, एनआईआई डिवाइडेड बाय अर्निंग एसेट। अर्निंग एसेट कितना है, अर्निंग एसेट है आपका 1300 देख सकते हैं आप, राइट। तो ये हमारा अर्निंग एसेट, क्योंकि नॉन ये देखिए नॉन अर्निंग एसेट तो 200 का है, 1500 में से 200 माइनस कर देंगे तो अर्निंग एसेट इनका 1300 का ही होगा ना, 1300 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनआईएम निकल जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट रेट के चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज इन इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि गैप हमारा निगेटिव रहे, जब बैंक का नेगेटिव गैप रहता है ना, तो उस केस में यदि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इस केस में हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनकम, इस कारण से एनआईआई और एनआईएम दोनों घट जाता है। उसी तरह यदि इंटरेस्ट रेट घटता है और नेगेटिव गैप है तो हमारे तो क्या होता है कि दोनों बढ़ता है। तो याद रखिएगा एनआईआई का चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ, ठीक है। डेल्टा एनआईआई, इसको ऐसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एनआईआई इज इक्वल टू आरएसए इंटू डेल्टा टी, आरएसए इंटू डेल्टा टी माइनस आरएसएल इंटू डेल्टा आई। तो मान लीजिए आरएसएल हमारा 700 करोड़ है, आरएसए हमारा जैसे पिछले केस में आरएसए 700 करोड़ है, आरएसएल हमारा 800 करोड़ है और 2% का चेंज हो रहा है। तो डेल्टा एनआई चेंज इन एनआई क्या होगा, तो 700 का 0.2 ले लीजिए, 800 का 0.2 ले लीजिए, माइनस कर दीजिए तो -2 आ रहा है। तो डेल्टा एनआई जो होता है वो गैप इंटू डेल्टा आई होता है, याद रखिएगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो आपका गैप है आरएसए माइनस आरएसएल है इन डेल्टा, दोनों फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, या तो आप आरएसए ये कीजिए या गैप इंटू डेल्टा आई कर लीजिए। तो देखिए ये समरी है गैप का, यदि गैप हमारा पॉजिटिव है और इंटरेस्ट रेट में चेंज हमारा पॉजिटिव बढ़ रहा है तो उस केस में हमारा एनआई बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गैप पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट में चेंज घट रहा है तो एनआई घटेगा। ये याद रखिएगा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप, इंटरेस्ट रेट चेंज और एनआई कैसे आपस में रिलेटेड है, ये टेबल समराइज कर रहा है फैक्ट को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अनइक्वल चेंज, मान लीजिए कि हमारा अनइक्वल चेंज होने का रेट क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एनआई में, यानी कि हमारा यील्ड कर्व में नॉन पैरेलल शिफ्ट। अभी तक हमने पैरेलल शिफ्ट का इक्वल इफेक्ट देखा था, यहाँ देखा था ना कि जो चेंज हो रहा है यहाँ भी 2% है, यहाँ भी 2% है, लेकिन मान लीजिए कि अनइक्वल चेंज हो, यहाँ भी आप देख सकते हैं तो चेंज हो रहा है बराबर चेंज हो रहा है, लेकिन यदि अनइक्वल चेंज हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आइए देखते हैं। तो अनइक्वल चेंज में क्या होता है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होता है, जिस कारण से हमारा यील्ड कर्व जो है वो नॉन पैरेलल शिफ्ट होता है। इस कारण से क्या होता है कि हमारा अर्न एसेट का जो यील्ड है और जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट लायबिलिटी है इसमें स्प्रेड का चेंजेस आता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, माइवॉर रेटेड 800 करोड़ है, यहाँ इस इंटरेस्ट कॉस्ट 4% है, यहाँ एमसीएलआर है 700 करोड़, यील्ड रेट 4% है। फिर देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट इतना का है, नॉन पेइंग लायबिलिटी इतना का है, टोटल 1500 है, ये भी 1500 का है, ठीक है। फिर से कैलकुलेट कीजिए, एमसीएलआर एडवांस निकालिए, ठीक है। एमसीएलआर एडवांस कैसे निकालिएगा, तो 700 यहाँ देखिए 700 को 0.045 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। फिर फिक्स रेट लोन कैसे निकालिएगा, फिक्स रेट लोन निकालना है तो 600 को 0.07 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल इंटरेस्ट इनकम निकालिए, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालिए, एनआईआई निकालिए, एनआईएम निकालिए। तो यदि हमारा जो अर्निंग एसेट का जो वॉल्यूम होता है इसमें जो चेंज आते हैं या इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटी का जो चेंज आता है ये डायरेक्टली हमारे एनआईआई को अफेक्ट करता है, लेकिन हमारा एनआईएम अनचेंज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है एनआईआई पे, आपके सामने केस स्टडी दिया गया है, इसके में आप इंटरेस्ट इनकम निकालिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालिए, ठीक है। ये सिमिलर केस है, आपको समझाया जा रहा है। तो गैप रिपोर्ट प्रिपरेशन, तो गैप देखिए कुछ स्टेप लिखा गया है कैसे हमें गैप एनालिसिस प्रिपेयर करें। तो पहले आप फ्यूचर इंटरेस्ट रेट को प्रेडिक्ट कीजिए ताकि इनके इंपैक्ट को दे सके, एसेट और लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिर टाइम इंटरवल डिसाइड कीजिए, सिक्वेंशियल टाइम इंटरवल को यूज कीजिए ताकि रेट सेंसिटिव एसेट को और लायबिलिटी को ग्रुप कर सकें, ठीक है। इसके अंदर आपका टाइम पीरियड दे सकते हैं, मैच्योरिटीज का अलग अलग टाइम पीरियड है। फिर हम लोग बात करें एसेट और लायबिलिटी को बकेट में डालिए, यानी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रेट सेंसिटिव एसेट और लायबिलिटीज को प्रत्येक इंटरवल में डालिए। फिर गैप निकालिए, यानी कि आरएसए और आरएसएल के बीच में गैप क्या है। पीरियोडिक गैप निकालिए, यानी आरएसए माइनस आरएसएल एक टाइम पीरियड के अंदर कितना है। कुमुलेटिव गैप निकालिए और फ्रॉम प्रेजेंट साइड कितना है। फिर एनआईआई को एसेस कीजिए, ये सब पार्ट है। देख सकते हैं आप टाइम बकेट 1 से लेकर 28 दिन में, आरएसए हमारा 2000 करोड़ है, करोड़ में मान लीजिए, आरएसएल हमारा 1500 करोड़ है, तो गैप कितना हो गया, माइनस कर दीजिए, 1500 हो गया, 500 हो गया। फिर कुमुलेटिव गैप, यानी कि देखिए कुमुलेटिव कैसे निकलता है, देखिए ये 500 लिया हमने, ये 500 लिया हमने, दोनों को जोड़ा तो 1000 आया, समझे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग टू इस टाइम मैच्योरिटी आपको उसका गैप निकालना है और कुमुलेटिव गैप निकालना है। ये गैप रिपोर्ट इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एसेट और लायबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग टाइम बकेट में, और पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट रिस्क को हाईलाइट करता है। तो जैसे मान लीजिए कि एबीसी बैंक है, इसका आरएसए आरएसएल से इस इंटरवल में ज़्यादा है, इस इंटरवल में ज़्यादा है, इस इंटरवल में ज़्यादा है, और अपोजिट केस में इस इंटरवल में आरएसएल आरएसए से ज़्यादा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि एसेट लायबिलिटी को रिप्राइस हो रहा है विद इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये हमें एग्रीगेट इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर बताता है, किस केस में हमारा पॉजिटिव गैप है, किस केस में हमारा नेगेटिव गैप है,
ठीक है। तो गैप रेशियो कैसे निकालते हैं, तो हम जो गैप है उसको अर्निंग एसेट से डिवाइड करेंगे टोटल एसेट, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट रेट रिस्क को ये मेजर करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल गैप एनालिसिस, मैंने आपको पहले बताया कि इसका स्ट्रेंथ ये है कि समझना काफ़ी आसान है। इसमें इंटरेस्ट रेट, टाइमिंग सब कुछ इंडिकेट हो जाता है। वीकनेस क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, इट डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है। और फिर बात करें हम लोग, यदि हम गैप और if we talk about managing gap and earning sensitivity, तो indicate general interest rate risk, यदि larger gap है तो NII ज़्यादा होगा for a given rate change। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है कि आप इंटरनल फंड, आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग, ये लगता है दोबारा रिपीट हो गया है। हाँ, ये ड्यूरेशन का कंसेप्ट देखिए, ड्यूरेशन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था मैकलॉ के द्वारा। ये वेटेड एवरेज होता है टाइम टू फ्यूचर कैश फ्लो। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन अपॉन 1+y। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेजर करता है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को। फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस एम डी टाइम्स डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये y क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस बता, डेल्टा पी अपॉन पी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। जैसे मान लीजिए 8 साल का बॉन्ड है, 8% बॉन्ड है, 2 साल मेच्योरिटी है, 10% यील्ड है, तो ड्यूरेशन आपने इतना निकाला, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इतना निकाला। यदि ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़्यादा होगा। बॉन्ड है जिसका इक्वल ड्यूरेशन है तो उसका इक्वल इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी होगा, इक्वल प्राइस चेंज होगा, ये याद रखिएगा। मोर द ड्यूरेशन मोर द इंटरेस्ट रेट चेंज, राइट। सो अब देखिए, मान लीजिए कि पोर्टफोलियो ड्यूरेशन है तो W1D1 प्लस W2D2 प्लस W3D2 जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पोर्टफोलियो है, 10% का बॉन्ड है 5% 5 साल के लिए, 8% का बॉन्ड है 15 साल के लिए, 14% का बॉन्ड है 30 साल के लिए, सबका ड्यूरेशन दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। तो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन निकालना है तो क्या करेंगे बताइए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, सबको जोड़ दीजिए तो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन निकल जाएगा। यदि हम बात करें MDG की यानी मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप की, तो ये मेजर करता है कि हमारे इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट चेंज होने से। इसको निकालना है तो आपको MDA माइनस MDL इंटू RSA अपन RSL करना पड़ेगा, ठीक है। MDA क्या होता है, रिस्क मेजर होता है। जैसे कि रेट सेंसिटिव एसेट है 18,000 करोड़, इसका वेटेड एवरेज मॉडिफाइड ड्यूरेशन देख सकते हैं आप। रेट सेंसिटिव लायबिलिटी, इसका वेटेड एवरेज मॉडिफाइड ड्यूरेशन देख सकते हैं। पॉजिटिव DGAP क्या होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट जो होगा वो ज़्यादा चेंज करेगा एज कम्पेयर टू लायबिलिटी। स्ट्रेस टेस्टिंग का मीनिंग ये होता है कि बेसिकली हम इवेल्युएट करते हैं बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन को अंडर सीवियर बट प्लॉजिबल सिनेरियो। बहुत सारे सिनेरियो के अंदर हम बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन को इवेल्युएट करते हैं। इसके अंदर हमारा सिनेरियो एनालिसिस आएगा, यानी हमारा आउटकम होगा स्पेसिफिक इवेंट पे बेस्ड, और एक आएगा सेंसिटिविटी एनालिसिस, यानी कि हम देखेंगे कि हमारे की पैरामीटर में चेंजेस के कारण क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम रेंज रेट और ये इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के रेंज को इवेल्युएट करते हैं, जैसे +-300 +-400 बेसिस पॉइंट। तो क्या क्या सिनेरियो हमें कंसीडर करना है कि मान लीजिए कोई इंस्टेंटेनियस और सिग्निफिकेंट रेट चेंज आ गया, ओवर द टाइम यदि रेट चेंज हो रहा है, की मार्केट रेट रिलेशनशिप, यील्ड कर्व चेंज, ये सब ये केसेस हैं। इफ यू टॉक अबाउट द बैक टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारा IRR एनालिसिस की एक्यूरेसी को चेक करना। कैसे IRR एनालिसिस की एक्यूरेसी को चेक करेंगे, हम एक्चुअल और फोरकास्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। जैसे हमको मान लीजिए कि वेरिएंस को एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है एक्चुअल और प्रोजेक्टेड रिजल्ट में, तो बैक टेस्टिंग का यूज होगा। जैसे यहाँ पे NIM और कॉस्ट ऑफ फंड जैसे फाइनेंशियल इंडिकेटर का यहाँ यूज होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मिटिगेशन के लिए, तो सबसे पहले ये बैलेंस शीट को चेंज करेगा या हम हेजिंग में एंगेज करें ताकि IRR एक्सपोजर को कम कर सकें। जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स हेजिंग, जैसे रिस्क हो गया हमारा क्रेडिट, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल रिस्क को एसेस करना, राइट। अब देखिए लिक्विडिटी की बात करें तो ये बहुत जरूरी है हाईली लिवरेज एंटिटीज़ के लिए, जैसे कि बैंक के लिए। फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ, लिक्विडिटी रिस्क कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, डीरेगुलेशन आ गया है, कंपटीशन आ गया है। तो कस्टमर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट को एज अ ट्रांजेक्शनल व्हीकल यूज कर रहे हैं, जिस कारण से लोअर एक्सेस बैलेंस आ रहा है और रेट सेंसिटिविटी बढ़ता जा रहा है। अल्टरनेटिव फंड की बात करें तो होलसेल मार्केट में जो रिलायंस है, विश्वास जो बढ़ गया है होलसेल मार्केट पे, वो रेट को बढ़ा रहा है और लिक्विड सेंसिटिविटी को भी बढ़ा रहा है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि बैंक की क्षमता है या नहीं है कि वो कमिटमेंट को फंड कर पाए और कैश और कोलेटरल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाए। लिक्विडिटी रिस्क की बात करें कि हमारा जो बैंक का फाइनेंशियल कंडीशन है, इसका क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है बैंक में, मतलब एडवर्स इफेक्ट ऑन अ बैंक फाइनेंशियल कंडीशन ड्यू टू इनएबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन विदाउट डिस्प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। मतलब हम सक्षम नहीं है कि हम अपने ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएंगे, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन में। तो इंश्योर कीजिए कि बैंक की क्षमता हो कि वो अनसर्टेन कैश फ्लो को मीट कर पाए। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहले कि बैंक हाईली लिवरेज है और ट्रस्टेड है ताकि ऑब्लिगेशन को मीट करे। रैपिड इम्पैक्ट, लिक्विडिटी रिस्क के कारण क्या होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्विकली नीचे ला सकते हैं, ना कि क्रेडिट रिस्क जैसा जिसको लॉन्गर समय लगता है सॉल्वेंसी को इम्पैक्ट करने में। सिस्टमिक रिस्क में क्या होता है कि सिस्टमिक रिस्क में लिक्विडिटी इशू इन वन बैंक कैन स्पिल ओवर टू अदर बैंक, ये होता है हमारा सिस्टमिक रिस्क। जिस कारण से क्या होता है कि हमारा ओवरऑल लिक्विडिटी स्ट्रेस बढ़ता है और ऑफिशियल इंटरवेंशन चाहिए। देखिए एक होता है कैपिटल एडिक्वेसी, यानी कि पहले क्या हो जाता था, सफिशिएंट माना जाता था स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन अब सॉल्वेंट बैंक कैन फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम, राइट।
तो डिस्टिंक्ट रोल यदि कैपिटल की बात करें तो ये हमारे अनएक्सपेक्टेड लॉस को एब्जॉर्ब करेगा, ये सॉल्वेंसी इंश्योर करता है, और लिक्विडिटी इंश्योर करता है कि हम कैश और कोलेटरल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाए। बैंक का कंडीशन है, एक बैंक सॉल्वेंट भी होगा, लिक्विड भी होगा। सॉल्वेंट क्या बताया, मतलब कि सॉल्वेंट का मतलब कि वो अनएक्सपेक्टेड लॉस को एब्जॉर्ब कर सके, और लिक्विडिटी मतलब कि उसके पास कैश और कोलेटरल ऑब्लिगेशन मीट कर पाए। एक होता है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, यानी क्या होता है कि बैंक कैन नॉट मीट इट्स पेमेंट नीड, इट डिपेंड्स ऑन कैश होल्डिंग, मार्केटेबल एसेट, फंडिंग स्ट्रक्चर एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। एक होता है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, कि बैंक जो है अपने एसेट को बेच ना पाए बिना सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट का, क्योंकि मार्केट डेप्थ या डिसरप्शन है। एक होता है फंडिंग, एक होता है मार्केट। फंडिंग में क्या होता है कि बैंक अपने पेमेंट नीड को मीट नहीं कर पा रही है, और मार्केट में क्या होता है कि बैंक एसेट को बेच नहीं पा रही है बिना प्राइस मूवमेंट का। ठीक है, तो क्यों ये नाम रखा है मार्केट, यहाँ पे देखिए मार्केट डेप्थ आ रहा है या डिसरप्शन आ रहा है। फंडिंग में क्या होता है कि कैश होल्डिंग क्या है, मार्केटेबल एसेट कितना है, फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है। इंटर रिलेशन क्या है कि शॉक टू फंड लिक्विडिटी कैन लीड टू एसेट सेल। तो दो टाइप मैंने बताया, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप कैश फ्लो को एस्टिमेट कीजिए और एंड प्रोवाइडिंग फॉर नीड कॉस्ट इफेक्टिवली। इसके अंदर बैलेंस शीट साइड आएगा, ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज दोनों आते हैं। सोलली एसेट और लायबिलिटी पे फोकस करना रिस्की हो सकता है। तो हमारा की एलिमेंट है ऑपरेटिंग लिक्विडिटी, इंश्योर कीजिए कि सफिशिएंट फंड हो या एक्सेस टू फंड हो करंट और फ्यूचर नीड के लिए, और एक कुशन मेंटेन कीजिए अनएंटिसिपेटेड कैश फ्लो नीड के लिए, यानी कैश फ्लो को मैनेज करना वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी फ्रेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स लिक्विडिटी के कारण बनते हैं जैसे कि आप